अरुणाचल प्रदेश में अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की ओर आगे की ओर बढ़ती हुई, जश्न भी शुरू हो चुका है। वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिक्किम में एसकेएम की आंधी चली है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत के जश्न की आपको दिखा रहे हैं। 60 में से 59 के आंकड़े अब तक निकलकर सामने आए हैं। रुझानों में 47 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे की ओर बढ़ती हुई। 2019 के मुकाबले इस बार का उसका आंकड़ा बढ़ा है। एनपीपी 6 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। गिनती खत्म होने वाली है। 50 सीटों की गिनती खत्म होने वाली है। वो घड़ी बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, जिसका हमें बहुत देर से, महीनों से इंतजार था कि अरुणाचल किसका होगा, सत्ता किसका होगा। इस बार क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है हमें, तो कितनी देर में क्लीन स्वीप होने वाली है। हमने जब भाजपा के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी से बात किया, उन्होंने कहा कि 12 बजे तक का ही बस इंतजार है, उसके बाद जश्न हो तो ऐसा हो जो अरुणाचल दिखाएगा। तो हम खड़े हैं भाजपा कार्यालय के बाहर। भाजपा कार्यालय के बाहर हम देख पा रहे हैं ये है जीत की जश्न। ये क्लीन स्वीप होने वाली है, जो कि हमें अभी तक पता चल रहा है। और ये जो जश्न मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि अरुणाचल में कैसे असम की बिहू नृत्य पेश की जा रही है। रिजल्ट आने से पहले ही जश्न की तैयारी में लगे हुए हैं। अरुणाचल में असम का बिहू नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की आपने देख ली है। जश्न का माहौल वहां पर है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सिक्किम में देखिए, बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। एसकेएम की सुनामी चल पड़ी है और 31 सीटों पर लगातार वो कायम है। उम्मीद है कि रिजल्ट भी कुछ इसी तरह के होंगे। इंद्रजीत, ये जो रिजल्ट सामने आए हैं अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के, बीजेपी वहां पर 47 सीटों के साथ अब तक के रुझानों में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। 19 के मुकाबले उसकी सीटें बढ़ रही हैं इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पूरे जो उत्तरी पूर्व का क्षेत्र है, उसमें पिछले 10 सालों में बीजेपी ने काफी मशक्कत किया है अपना ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करने में, और उसका फायदा बीजेपी को मिलते हुए देख रहा है। आप देख सकते हैं, इस चुनाव से पहले जब वोटिंग भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उन्होंने अपना सीट जीत लिया था, क्योंकि कोई उम्मीदवार नहीं था। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों में उम्मीदवार खड़ा किया था, और आज उसको उनका वो फायदा मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो या दूसरे राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा हो, वहां पे बीजेपी ने अपना जो ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काफी ध्यान दिया है। और नरेंद्र मोदी का भी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने तवज्जो दिया है, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत एक रिमोट इलाका है और पिछले 10 सालों में उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम की गई है। रास्ते बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गए हैं, उसके साथ साथ हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जितना कठिन था अरुणाचल प्रदेश इससे पहले पहुंचना, उससे काफी आसान हो गया। और इसीलिए इसमें टूरिज्म का भी बढ़ावा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश के इस चुनाव में। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद इंद्रजीत। सिक्किम में हालांकि कोई फायदा होता हुआ बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यकीनन बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर सीधी फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 4 जून को आएंगे नतीजे, लेकिन उसके पहले दिल्ली में सियासत गर्मा गई है और यहां पर हलचल तेज हो चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार से, पटना से अब सीधे राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, नतीजे से पहले सियासी हलचल तेज है। जयराम रमेश भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। कल ही कांग्रेस पार्टी की ओर से 295 सीटों का अपना एग्जिट पोल दिया गया था।
इंडिया गठबंधन का। और अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय। दूसरी तरफ आपको बताते चले, नीतीश कुमार बिहार से, पटना से सीधे पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली। अब नीतीश के आने के पीछे की वजह क्या है, जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उनसे हम जानेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है, जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाए, ईवीएम पर कड़ी नजर रखी जाए, कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं हो। जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उसके मद्देनजर राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल गौतम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या है एजेंडा? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। इसको लेकर कल चर्चा भी हुई इंडिया ब्लॉक की, और इसी सिलसिले में अब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोग पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय, और एक वर्चुअल बैठक ली जा रही है तमाम कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ में, जिसमें उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कैसे 4 तारीख को आपको नजर बनाए रखनी है पूरी काउंटिंग प्रोसेस के ऊपर, और उसके अलावा किस तरीके से आपको मीडिया को डील करना है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि निर्देश और हिदायत दी जा रही है कि किसी प्रकार की कोई सस्पिशन ना बचे पूरी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि किस तरीके से काउंटिंग सेंटर्स पर टेबल नहीं लगने दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश है कि एक तो जो जमीनी फीडबैक लिया जाए पूरे तमाम प्रत्याशियों से, क्योंकि एग्जिट पोल एक पूरी सुनामी बता रहे हैं बीजेपी के लिए। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खुद स्वयं इस वर्चुअल मीटिंग के थ्रू न सिर्फ ग्राउंड का फीडबैक लेंगे, बल्कि दिशा निर्देश भी जारी करेंगे अपने प्रत्याशियों को कि कैसे आप 4 तारीख को काउंटिंग सेंटर्स पर अपनी प्रेजेंस बनाकर रखें और पूरी प्रोसेस पर नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया आपका राहुल गौतम इस पूरी जानकारी के लिए। बैठक में जयराम रमेश, खड़गे, वेणुगोपाल, इन सभी की मौजूदगी है। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होकर अब नजर रखी जाएगी ईवीएम पर। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी है। कांग्रेस मुख्यालय पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को लेकर लगातार हम डिबेट कर रहे थे। संजय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, पश्चिम बंगाल की ये बीजेपी की जो जीत, अगर यही आंकड़े एग्जिट पोल के नतीजों में तब्दील होते हैं, ये क्या बताते हैं? बीजेपी अगर यहां पर 26 से 31 तक पहुंच रही है 42 में से, तो क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, और ये एक वैसा राज्य है जहां बीजेपी की नजर काफी दिनों से बनी हुई थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने कड़ी मेहनत की। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तब भी बीजेपी ये दावा कर रही थी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार तो उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन था पिछले विधानसभा के चुनाव के तुलना में। तो बीजेपी की नजर रही है हमेशा कि बंगाल ऐसे राज्यों पे जहां पर वो विस्तार नहीं कर पाए, उनमें बंगाल भी एक राज्य है, उड़ीसा भी है। उड़ीसा में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। दक्षिण के कई राज्य हैं जो एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से देखें तो बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो पूरी एक स्ट्रैटेजी है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में उन्हें अपना पैर पसारना है, और कई राज्यों में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर हम एग्जिट पोल के अनुमान को सही माने तो। संगीत रागी जी, पैन इंडिया पार्टी जिसका ख्वाब आप लोग पाले हुए थे, क्या वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है दक्षिण से लेकर नॉर्थ ईस्ट और खासतौर से बंगाल में? देखिए, ये मिथ तो बहुत पहले टूट गया था कि पैन इंडिया पार्टी, यदि आप आसाम तक पहुंच जाते हैं और आप अरुणाचल पहुंच जाते हैं, साउथ में आप कर्नाटक तक पहुंच जाते हैं, पुडुचेरी तक पहुंच जाते हैं, तो पैन इंडिया पार्टी तो हो गई थी। लेकिन एक समय हम हमेशा हमारे सामने एक रेफरेंस पॉइंट होता है कांग्रेस मॉडल का, जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छाई हुई थी, और उसी दृष्टि से हम पैन इंडिया पार्टी का आकलन करते हैं। तो वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी शेष है। जब वह तमिलनाडु और केरला में प्रवेश करके और अपना दबदबा कायम कर लेगी, तब मुझे लगता है कि वो तस्वीर उभर करके आएगी। जहां तक बंगाल का मामला है, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 22 वहां पर सभाएं की हैं। 22 सभाओं का आप मतलब समझिए, ये सिर्फ इलेक्शन के समय जी। उससे पहले यदि आप 8 और सभाएं जोड़ दें तो करीब 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रधानमंत्री ने अपने कवर किया है। लगभग उतनी ही रैली जो है वो अमित शाह जी ने किया है, नड्डा जी ने किया है। तो बंगाल फोकस में था। इसका बहुत बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ये लगता था कि ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, ये बंगाल विवेकानंद और महर्षि अरविंद की भूमि है, जो हिंदू राष्ट्र, सनातन सभ्यता के बारे में जहां से इतना बड़ा निकला है, जयघोष निकला है, वो हमसे अछूता कैसे रहे, जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र करते हैं। संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं।
आज जिस बंगाल को हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी रही है। हम इस बात को हमेशा भूल जाते हैं। तो वहां तक पहुंचने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ममता बनर्जी ने, मुझे लगता है कि इस बार जो है उनके लिए रास्ता आसान किया। संदेश खाली में जिस प्रकार से शाहजहां शेख के साथ वो खड़ी रही और जिस प्रकार से गुंडाइज्म को वो प्रोटेक्शन देती रही, कहीं न कहीं उनका जो बेस था वो इरोड हुआ। आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जयंत घोषाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल जीतने को लेकर क्या दम दिखाया था, नेताओं के पहले बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। अब तो बीजेपी एग्जिट पोल में जिस तरह के आंकड़े लेकर आ रही है आशुतोष जी, यही कहा जाएगा कि बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए वो काम कर गया, और राहुल गांधी का वो जो आरक्षण खत्म करने का दांव था, संविधान खतरे में वाला दांव था, वो सारा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। का इंतजार कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो एग्जिट पोल के नतीजे ही सामने आए हैं। हाँ। और हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो विधानसभा बंगाल के नतीजे थे, उनमें से तो बहुत सारे लोगों के नतीजे पूरी तरीके से गलत हुए, और किसी ने नहीं, ये एग्जिट पोल ने नहीं कहा था कि ममता बनर्जी को वहां 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी या भारतीय जनता पार्टी को 70 से 70 के आसपास सीटें मिलेंगी। तो मुझे लगता है एग्जिट पोल ने एक दिशा दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, मुझे याद पड़ता है कि 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, शायद 2013 की ही बात है, तो उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 6 एमएलए की है, मैं ऑफ एंड याद करके बता रहा हूं आपको। विधानसभा में 2011 फिर 2016 में विधानसभा के तो वहां से अचानक जबरदस्त तरीके से छलांग लगाते हुए 77 सीट लेके आना, और उससे बड़ी बात यह कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर में सिर्फ 2 या 3% का फर्क था। 18 सीटें इनको मिली थी, 22 सीटें टीएमसी को मिली थी। तो बीजेपी एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर अब पश्चिम बंगाल में एंटर कर गई है। बिल्कुल उसी तरीके का थ्रेट है जैसे कि ममता बनर्जी की मौजूदगी लगातार सीपीएम को हिलाती रही और अंत में सीपीएम को परास्त वहां होना पड़ा। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, उनको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उनके कंधों पर सवार होकर ही उस राज्य में उनके अस्तित्व को मिटाने का काम करती है। ये वही ममता बनर्जी है जब कांग्रेस से बाहर निकली तो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में थी और लगातार इनकी वजह से बीजेपी की एंट्री वहां मिली और बीजेपी को एक तरीके से हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल वो भी है जहां 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो जो 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4 सीटें जीती थी, उसमें से 3 सीटें पश्चिम बंगाल से थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनमें से एक थे। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब यह है कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए 4 जून को, और इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे पश्चिम बंगाल को लेके गलत साबित हुए हैं A to Z। थोड़ा सा क्या पूरा ही इंतजार कर लेते हैं, 4 जून को सबसे तेज नतीजे। संगीत जी, मैं आऊंगी, जयंत घोषाल की बात रह जाएगी। 10 सेकंड बोलिए। इनको अभी भी इंतजार है कि ये पूरा पलट जाने वाला है। हाँ। ये जितने यूट्यूबर हैं ये अब सारे के सारे कल से अभी सोए हुए हैं, नहीं तो हमको सुबह 6:30 बजे उनका दिख जाता था, आजकल नहीं दिख रहा है। आज सुबह उठे तो मैंने उन्हीं के सबों का यूट्यूब खोल करके देखना शुरू किया, वो सब बंद थे। अभी भी आशुतोष जी को है कि शायद पलट जाए। ठीक है, जयंत घोषाल जी आपके पास आते हुए क्या लग रहा है कि बंगाल का आंकड़ा पलट जाएगा जैसा कि आशुतोष जी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आशुतोष जी जो कह रहे हैं उसमें तो जरूर हम मानते हैं कि ममता जी ने भी बोल रहे हैं, मतलब अभी टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये गलत होगा। लेकिन हम इंडिया टुडे के जो सर्वे, जो उनके जो पास रिकॉर्ड है और उसके जो क्रेडिबिलिटी है उसके आधार पर, और ये जो प्रीमाइसेस है, मैं तो जैसे दिल्ली में मोदी जी आएंगे और मेजोरिटी लेके आएंगे और उसमें फिगर क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ये परसेप्शन मेरा भी था। और लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो फिगर है
मैं ये फिगर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इज ए मैसिव सक्सेस स्टोरी। पश्चिम बंगाल में मोदी जी कंसिस्टेंटली, कभी कभी वो एग्जाम के बाद स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, रिजल्ट खराब होता है। तो 2021 में जब खराब रिजल्ट हुआ था तो अमित शाह जी ने शुभेंदु को फोन करके बताया था कि नेक्स्ट डे से अभी फिर से शुरू करो, और कोई स्ट्रैटेजी का बदल भी नहीं किया। उस समय बहुत सारे वेस्ट बंगाल बीजेपी के लोग बोले हैं कि हिंदुत्व और ये ध्रुवीकरण नहीं चलेगा बंगाल में, और पश्चिम बंगाल ऐसी जगह गठबंधन भी है। तो नहीं बना वहां पर। ममता बनर्जी अलग लड़ी, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टियां अलग लड़ी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो स्पेस एज ए प्रतिपक्ष करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। और देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, अभी श्यामा प्रसाद जी का जिक्र कर रहे थे हमारे माननीय वक्ता, कि मैं एंकर ज्यादा पसंद नहीं करते हैं कि हम इतिहास में जाए, लेकिन हमको बोलना ही पड़ेगा। नहीं, बोले। समय की कमी की वजह से पसंद नहीं करते आप, तो गलती आरोप लगा रहे हैं। इतिहास बहुत पसंद है एंकर को, समय नहीं रहता इसलिए सर।